नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। हुस्न और एक्टिंग की वजह से जिन्हें ब्यूटी क्वीन और पहली महिला सुपरस्टार जैसे खिताब दिए गए थे, आज चर्चा उनके किस्सों का। और वो है सायरा बानो की मां और दिलीप कुमार की सास नसीम बानो, जिनकी उम्र लगभग दिलीप कुमार के बराबर ही थी, यानी मात्र उनसे 6 साल बड़ी। नसीम बानो 1930 वाले दशक के मध्य में बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार थी। नसीम ने अपनी अदाकारी और मनमोहक सुंदरता से हिंदी सिनेमा के दर्शकों का दिल जीता था। उस दौरान हिंदी सिनेमा में बहुत से मेल एक्टर्स थे, लेकिन फीमेल एक्टर की कमी हुआ करती थी। पृथ्वीराज कपूर, अशोक कुमार और पहाड़ी सान्याल जैसे कई मेल एक्टर्स उन दौरान हिंदी सिनेमा के पर्दे पर राज करते थे। ऐसे समय में नसीम बानो ने अपना डेब्यू किया था। अपने डेब्यू के बाद ही नसीम बानो ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों की लाइन लगा दी। आज के सफ़र में किस्से नसीम बानो के, तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफ़र। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। किस्सा नंबर 1। नसीम बानो का जन्म 4 जुलाई 1916 में पुरानी दिल्ली में हुआ था। बचपन में नसीम का नाम रोशन आरा बेगम था। इनके माता का नाम शमशाद बेगम उर्फ शमशाद बाई, कुछ लोग इन्हें छमिया के नाम से भी जानते थे, जो उस समय की बहुत ही फेमस गायिका थी। नसीम बानो के पिता हसनपुर के नवाब अब्दुल वाहिद खान थे। नवाब अब्दुल वाहिद खान के पास दौलत और शोहरत की कोई कमी नहीं थी। इसी वजह से नसीम बानो की ज़िंदगी भी काफ़ी शान और शौकत से गुजरी थी। नसीम ने अपने स्कूल की पढ़ाई क्वीन मैरी हाई स्कूल दिल्ली से पूरी की थी। उनके शाही अंदाज का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि वो बचपन में पालकी में स्कूल जाया करती थी। बचपन से ही उनकी सुंदरता देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता, इसलिए घर वाले लोगों की नज़र से बचाने के लिए उन्हें पर्दे में रखा करते थे। उनकी सुंदरता के अलावा उनका एक आकर्षक व्यक्तित्व था और 14 साल के होते होते उनका उर्दू और हिंदी पर बहुत मजबूत कमान हो गया था। किस्सा नंबर 2। नसीम बानो की मां हमेशा से चाहती थी कि उनकी बेटी एक डॉक्टर बने, लेकिन नसीम की दिलचस्पी कहीं ना कहीं एक्टिंग में ही थी। नसीम की पसंदीदा एक्ट्रेस रूबी मेयर्स, जिन्हें सुलोचना के नाम से जाना जाता था, वो थी। नसीम ने बचपन में सिर्फ सुलोचना की फिल्में ही देखा करती थी, मगर नसीम की मां को उनका एक्टिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक बार जब नसीम बॉम्बे घूमने गई तो उन्होंने अपनी मां से एक फिल्म स्टूडियो ले जाने की जिद की थी। वहां पर उन्होंने सिल्वर किंग की शूटिंग देखी थी, जिसके बाद उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्ट्रेस ही बनेंगी। हालांकि उनकी सुंदरता देखकर भी फिल्मकारों ने उन्हें ऑफर देने शुरू कर दिए थे। वह एक राजकुमारी और एक रानी की तरह दिखती थी और वह ऐसी भूमिकाओं के लिए भी उपयुक्त पाई गई थी, लेकिन उनकी मां ने हर बार उनके ऑफर को ठुकरा दिए। लेकिन जब सोहराब मोदी शेक्सपियर के उपन्यास हेलमेट पर आधारित फिल्म खून की खून में नसीम को ओफिलिया के किरदार के लिए लेना चाहते थे, तो नसीम भी तैयार थी। लिहाजा उन्होंने एक रोज़ घर लौटकर अपनी मां के सामने इसकी मंशा जाहिर की, मगर मां ने मना कर दिया। पर नसीम ठहरी जिद्दी, तो अपनी मांग मंगवाने के लिए वो भूख हड़ताल पर बैठ गई। आखिर मां को मानना ही पड़ा और इस तरह नसीम के फिल्मों में आने का रास्ता बना। बोलती फिल्मों का शुरुआती दौर था वह, इसलिए ज़्यादा तामझाम नहीं था। बताते हैं कि सोहराब मोदी ने स्टेज पर खेले जाने वाले नाटक को ही 2 कैमरे की मदद से रिकॉर्ड कर लिया था, इसलिए फिल्म बनने बनाने का काम जल्द ही निपट गया। फिल्म 1935 में ही पर्दे पर आ गई। यह ज़्यादा चली तो नहीं, लेकिन नसीम के काम, उनकी अदाकारी और उनकी खूबसूरती पर हर किसी ने गौर फरमा लिया था। ऐसे में फिल्म से छुटकारा पाकर छुट्टियों के बाद जब नसीम वापस दिल्ली पहुंची तो उन्हें स्कूल के प्रिंसिपल ने आगे पढ़ाई जारी रखने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अलबत्ता फिल्मी दुनिया के दरवाजे तो खुल ही चुके थे, इसलिए नसीम अब वापस बम्बई आकर सोहराब मोदी की ही फिल्म कंपनी मिनर्वा मूवीटोन के साथ उनकी अगली फिल्मों के लिए एक करार कर लिया। इस तरह उनका फिल्मी सफ़र बाकायदा शुरू हो गया। नसीम बानो की पहली फिल्म आने के बाद उनके लिए फिल्मों की लाइन लग गई। उनकी दूसरी फिल्म ख्वाह बहादुर के बाद उन्हें ब्यूटी क्वीन का ताज मिला। 1939 में आई फिल्म पुकार
नसीम के करियर की सबसे अहम फिल्म मानी जाती है। संगीतकार नौशाद के हिसाब से उन्हें अपनी फिल्मों के प्रचार विज्ञापनों की वजह से परी चेहरा मिला। इस समय नसीम का नाम सोहराब मोदी और हैदराबाद के एक नवाब के साथ भी जुड़ा गया, लेकिन बाद में ये खबरें सिर्फ अफवाह ही निकली। किस्सा नंबर 3, उन्होंने अपने मूल नाम के साथ कुछ फिल्मों में काम किया और फिर इसे बदलकर नसीम बानो कर दिया। नसीम की ज़िंदगी में अगला अहम पड़ाव तब आया जब उन्होंने बचपन के दोस्त मोहम्मद एहसान उल हक से शादी की। वे भी फिल्मी दुनिया से जुड़े थे, लिहाजा दोनों ने तय किया कि अब अपनी फिल्म कंपनी बनाई जाए, और यह बनी भी ताजमहल पिक्चर के नाम से। इस बैनर तले 1942 में उजाला, 1945 में बेगम, 1947 में मुलाकात, 1949 में चांदनी रात जैसी कई अच्छी फिल्में बनी कि तभी हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया और एहसान उल हक पाकिस्तान चले गए, फिर वहीं जाकर बस गए। लेकिन नसीम बानो ने हिंदुस्तान को चुना। नसीम के पति कभी भारत वापस नहीं आए और वह अपनी छोटी बेटी सायरा बानो और बेटे सुल्तान के साथ लंदन चली गई। उनके बच्चों को सबसे अच्छे स्कूलों में भेजा गया और तब तक वह जीवन से संतुष्ट थी जब तक कि सायरा को खून की कोई बीमारी नहीं हो गई। दरअसल सायरा बानो को खून से जुड़ी एक बीमारी हो गई थी। कुछ लोगों ने इसे ब्लड कैंसर कहा था, लेकिन ये सारी कहानियां गलत साबित हुई। उसके बाद नसीम अपने बच्चों के साथ बम्बई वापस आ गई, जहां नसीम का अपना बंगला था और दिलीप कुमार का भी वहां अपना ही बंगला था। इस समय दिलीप कुमार ने उनकी काफ़ी मदद की। किस्सा नंबर 4, साल 1949 में एक फिल्म आई चांदनी रात। इसमें नसीम बानो बहुत ही अव्वल अदाकारा थी और साथ ही अदाकार थे श्याम, जो नसीम से यही कोई 10 बरस छोटे थे। और ये वो दौर था जब हिंदी सिनेमा में सुरैया, नूरजहां, नरगिस, मधुबाला, स्वर्णलता, मुमताज़, शांति जैसी अदाकाराओं का सिक्का चलने लगा था, लेकिन नसीम की अहमियत कम न हुई थी। अपने समय में नसीम बानो हिंदी सिनेमा की बेस्ट एक्ट्रेस में से एक थी, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने सी ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जो उनके रुतबे और काबिलियत से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। नसीम बागी और सिनबाज जहाजी जैसी फिल्मों में काम किए। जब गुरुदत्त ने उन्हें फिल्म प्यासा में एक अलग किरदार निभाने का मौका दिया, तब वह इसे मना कर दी। नसीम ने 1950 के दशक में रिटायरमेंट ले ली। फिल्म अजीब लड़की नसीम की आखिरी फिल्म थी। यह वही दौर था जब सायरा बानो फिल्मों में दस्तक देने वाली थी। नसीम ने अपनी बेटी सायरा बानो के लिए अपने फिल्मी करियर को सदा के लिए अलविदा कह दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनकी तुलना उनकी बेटी से की जाए। सदा के लिए फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहने के बाद वह फैशन डिजाइनर बन गई। साल 1960 में एक ऐसा दौर भी आया जब फिल्में बनाने वाले लोग नसीम बानो के घर आते तो थे उनकी बेटी को फिल्म में लेने के लिए, मगर नसीम को देखते ही ठगे रह जाया करते थे। उनसे गुजारिश किया करते थे कि आप भी हमारी फिल्म में कोई किरदार अदा कर दे तो मेहरबानी हो, लेकिन नसीम साफ मना कर दिया करती। नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी से कोई तुलना करे, यानी खूबसूरती या अदाकारी को लेकर दोनों के बीच किसी तरह की कोई गैर वाजिब तुलना किया जाए। लिहाजा अपनी इसी सोच की वजह से नसीम ने फिर फिल्मों में नजर आना ही छोड़ दिया। लेकिन साल 1957 की नौशेरवा-ए-आदिल उनकी आखिरी हिंदी फिल्म साबित हुई। हालांकि इसके बाद एक पंजाबी फिल्म चड्डिया दी डोली 1966 में वे ज़रूर दिखी थी। 60 और 70 के दशक में नसीम बानो ने बतौर ड्रेस डिजाइनर फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। अपनी बेटी सायरा बानो की अधिकांश फिल्मों में ड्रेस डिजाइन नसीम बानो ने ही किया। इन फिल्मों में अप्रैल फूल, पड़ोसन, झुक गया आसमान, पूरब व पश्चिम, ज्वार भाटा, विक्टोरिया नंबर 203, पॉकेट मार, चैताली, बैराग और काला जैसी कई सारी फिल्में शामिल हैं। किस्सा नंबर 5, एक किस्सा है कि नवाबी दौर में रामपुर में अदाकारों की बड़ी अहमियत थी। नवाब की ओर से खुशी के मौके पर बड़ी बड़ी महफिलें सजाई जाती थी, जिसमें देश भर के नामचीन हस्तियां शामिल होते। कोठी खास बाग में संगीत हॉल भी था, इसमें भी महफिल सजती थी। जब भी नवाब का मूड हुआ तब महफिल जम गई। रामपुर इतिहास के जानकार शाहिद महमूद खां बताते हैं कि नवाब रजा अली खां संगीत के बहुत प्रेमी थे।
उनके दौर में रामपुर घराने के संगीत को भी मजबूती मिली। देश भर के कलाकार रामपुर आते थे। यहाँ वह अपनी कला का प्रदर्शन करने के साथ ही सीनियर कलाकारों से सीखते भी थे। इसके लिए शहर में कई जगह क्लब और गेस्ट हाउस बने थे। अपने दौर की पहली महिला सुपरस्टार रही नसीम बानो बेहद खूबसूरत तो थी ही, वह करीब 2 साल तक रामपुर में रही। उनके ठहरने के लिए गेस्ट हाउस की व्यवस्था की गई थी। वह महफिल में डांस करती थी, लेकिन सिर्फ उस महफिल में जिसमें नवाब राजा अली खां और उनके खानदान के लोग होते थे। किस्सा नंबर 6। फिल्में छोड़ने के कुछ साल बाद नसीम बानो एक बार फिर सुर्खियों में आई जब उन्होंने 22 बरस की बेटी सायरा का निकाह 44 बरस के दिलीप कुमार से कराया। दिलीप कुमार अपनी सास से मात्र 6 साल छोटे थे। बताते हैं कि इस निकाह के लिए जितनी कोशिश सायरा की हुई, करीब करीब उतनी ही कोशिश उनकी मां नसीम बानो की भी रही। हालांकि आगे चलकर एक फिल्म मैगजीन स्टार डस्ट को दिए इंटरव्यू में उन्होंने इस तरह की किसी भी कोशिश से इनकार भी किया था, बल्कि कहा था कि उन्हें अपनी बेटी के फैसले पर अचरज ही हुआ है। मगर जो भी हो, इस काम के पूरे होने के बाद वे सुर्खियों से दूर ही रही। और इसके बाद एक तारीख वह भी आई जब वे हमेशा के लिए दुनिया से ही दूर हो गई। 18 जून 2002 को 85 साल की उम्र में नसीम बानो ने बम्बई के अपने घर में आखिरी सांस ली। आज के सफ़र में बस इतना ही। नसीम बानो की कौन सी फिल्म आपने देखी है और कौन सी ज़्यादा आपको अच्छी लगी है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।